Good morning, students. Now, today's topic is partnership. Uh, we are discussing about right now what is partnership is all about and the accounting for the partnership firm. It is the basic chapter or the beginning chapter of partnership. Let's start. ओवरऑल जो पार्टनरशिप का पूरा प्रॉपर्टीज़ है यानी कि एग्जामिनेशन के सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स को कवर करता है। तो यहाँ पर को ये देखने वाली बात ये है कि अगर हम इसके बेसिक टर्म्स को ही नहीं समझेंगे तो फिर आगे पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व कर पाना। अब क्योंकि हमें पता है कि जो OTQ हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 20 आने लगे हैं सीबीएसई में। तो OTQs आर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द होल थ्योरी विच यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल पे ही डिपेंडेंट हैं तो ध्यान रखें कि बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज केवल थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है एंड आई विल बी गिविंग यू OTQ क्वेश्चन पेपर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हेयर इन द कमेंट बिलो। तो आप वहाँ पर को देखिएगा और उसको प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप में क्या है, कैसा है, उसको हम जान लेते हैं। पार्टनरशिप किसे बोलते हैं? तो एज पर द सेक्शन 4, तो एक चीज़ ध्यान रखना इसके सेक्शन को, एज पर द सेक्शन 4 किसके एक्ट के अकॉर्डिंग? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी गई है। किसकी? पार्टनरशिप की। किसकी डेफिनेशन दी गई है? पार्टनरशिप की। तो क्या कहती है डेफिनेशन? ध्यान रखें, मैं इसी डेफिनेशन को, यानी कि एक डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। इट एक्सप्लेन द ऑल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि ये खुद में ही आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगी। तो हम आगे को बढ़ते हैं। सेक्शन 4, ये ध्यान रखें, OTQ में पूछा जाता है कि एज पर विच सेक्शन द पार्टनरशिप डिफाइंस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सेक्शन 4 है। इसके आगे एक दो सेक्शन और हैं, मैं उनको फिर और एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, वो धीरे धीरे हम देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन। मैंने ये रेड पेन से क्यों लिखे मैं भी आपको बताऊंगा, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये एक डेफिनेशन है जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है, और इसमें जो मैंने रेड इंक से मार्क किया हुआ है वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं इस पार्टनरशिप से रिलेटेड, हम उसको ही आज एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्टनरशिप है क्या? जैसे हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप का मतलब, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अलग देखें तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी काम को एक साथ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जैसे हमने देखा होगा मैचेस में भी होती है पार्टनरशिप, सचिन सहवाग वगैरह की, तो वो पार्टनरशिप है। अब वो थोड़ा यहाँ अलग है बिजनेस में। बिजनेस के केस में हमें डेफिनेशन पे पूरा फोकस करना है, ध्यान रखें। तो पार्टनरशिप का इस्तेमाल जहाँ पे भी हो रहा है इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं हो कहलाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। हम आगे को बढ़ते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एज द रिलेशन, हमने एक वर्ड यहाँ पे को लिखा है रिलेशन। अब ये रिलेशन वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ रिलेशन का मतलब ये है कि जब पार्टनर्स आपस में किसी बिजनेस को चलाने के लिए यानी कि किसी काम को करने के लिए आते हैं तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है, तो उसे बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन यहाँ पर को इसका मतलब यहाँ इंग्लिश में हम ले लेते हैं एग्रीमेंट से। किससे? एग्रीमेंट से। यहाँ रिलेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। व्हेनेवर टू और मोर पर्सन जॉइन टुगेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क दे विल मीट टुगेदर एंड साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो यानी कि किसी चीज में वो एग्री करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वो एग्री करते हैं। अब एग्री होने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक अकेला आदमी तो खुद ही एग्री हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कम से कम दो व्यक्ति जो एक साथ किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हो? एग्री करते हो। तो वो एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसे बोला जाता है एग्रीमेंट ऑन विच दे बोथ आर एग्री। और हम तो केवल दो की बात कर रहे हैं,
एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ रिलेशन की बात है कि बिजनेस से रिलेटेड जो रिलेशन होगा उसको एक एग्रीमेंट के फॉर्म में पार्टनर्स बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्रीमेंट को डिफाइन करते हैं। देखिएगा, आपने देखा होगा ऊपर मैंने पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी है उसमें एग्रीमेंट के बारे में केवल रिलेशन वर्ड यूज हुआ है। केवल क्या वर्ड यूज हुआ है? रिलेशन वर्ड। अब रिलेशन वर्ड का मतलब होता है दे फॉर्म एन एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट ओरली होगा या फिर रिटन होगा, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल ही होना चाहिए या रिटन ही होना चाहिए? तो आपने बोलना है इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर, इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल और इट इज नॉट इम्पोज्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू द पार्टनरशिप फर्म कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ओरल बनाए या रिटन बनाए, बट रिलेशन होना चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो। अब आपको तो पता ही है, अगर एग्रीमेंट ओरल होगा तो देयर विल बी ए सर्टेन ड्रॉबैक्स, जिसे हम बोल सकते हैं पार्टनर्स, क्योंकि एग्रीमेंट किसके बीच में होना है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होना है। और फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि बोली गई बातें फ्यूचर में प्रूफ के लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि एग्रीमेंट को पार्टनर्स क्या करें? रिटन में बना लें, जिसके कारण वो बाद में भूलें भी नहीं और उनके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट भी अराइज ना हो। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ये ऑप्शन है पार्टनर्स के ऊपर। ज्यादा फेथ करते हैं तो ओरल भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि वो क्या रखें? रिटन रखें। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप एक्ट ने मेंटेनेंस के ऊपर, यानी कि एग्रीमेंट कैसे रखा जाएगा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो आप ओरल भी रख सकते हैं और रिटन भी, उन्होंने केवल रिलेशन की बात की है। अब एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी उसको हम देख लेते हैं। व्हाट अबाउट द एग्री, यानी किस बात में एग्री होंगे? सिंपल बात है, कोई अगर बिजनेस चलाता है दो या दो से, ए और बी अगर पार्टनर हैं, सोचो अगर ए और बी पार्टनर हैं, वो कहते हैं कि चलो भाई हम एक बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उनके बीच में क्या डिस्कस होना चाहिए? सबसे पहले सीधी बात है, सबसे पहले क्या कहेंगे भाई? किस चीज का बिजनेस करेंगे? टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करेंगे? पहला पॉइंट आपने ले लिया। दूसरा भाई किधर होगा? लोकेशन। लोकेशन डिसाइड करेंगे, क्योंकि डिसाइड किसने करना है? ए ने और बी ने। एक जना डिसाइड करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो बी भी इस पे एग्री करेगा, यानी कि बोथ शुड बी एग्रीड अपॉन द सेम कंडीशन। तो लोकेशन हो गया, टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, ऐसे ही कई सारे हो सकते हैं। कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ईच ऑफ देम, कितना पैसा लगाएंगे वो। उसी प्रकार से पैसा लगाने के बाद हम बात करेंगे कि प्रॉफिट का या लॉस होगा तो उसको कैसे शेयर करेंगे, इसके बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें, उसका नाम क्या होगा बिजनेस का, वो क्या रखा जाएगा, ये सारे की सारी बहुत सारी चीजें हैं। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पार्टनर्स क्या बिजनेस में एज अ प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। तो जितना भी आपको लगता होगा, अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आते हैं तो पार्टनर्स को लगता होगा कि क्या ये बिजनेस के लिए जरूरी है, तो वो एग्रीमेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं टू फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन और द रनिंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। जो जो चीजें उनको दिमाग में आती गई ये बहुत जरूरी है, तो वो एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं वो एग्रीमेंट में मेंशन होते हैं। अभी हमने बात करी एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट अगर वो ये ओरल बनाते, सोचो ये पॉइंट्स अगर वो ओरल, अब मैंने तो केवल 5 पॉइंट लिखे हैं, यहां पर कोई 20, 25, 30 पॉइंट हो सकते हैं। क्या इतने पॉइंट्स ओरली याद हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। अगर हो भी गए तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है वो भूल जाएं। इसलिए अच्छा ये है, इट शुड बी रिटन। क्या होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट किस में होता है? रिटन फॉर्म में होगा तो उसे बोलते हैं डीड। क्या बोलते हैं? डीड। तो अब क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द
पार्टनर्स, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओरल रखेंगे तो उसे डीड नहीं बोलेंगे, लेकिन जब एग्रीमेंट को किस में बनाया जाएगा, रिटर्न फॉर्म में बनाया जाएगा, तभी उसे क्या बोलेंगे, डीड। और जनरली हर एक पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट ही बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं डीड। अब क्वेश्चन एक और, यहां पर से एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या एग्रीमेंट बनाना जरूरी है? इट इज मस्ट। क्वेश्चन, क्या एग्रीमेंट जरूरी है? पार्टनर्स कहते हैं कि ना जी, हम ओरल भी नहीं रखेंगे और ना ही रिटर्न रखना चाहते हैं, हम तो बहुत क्लोज हैं आपस में, हमारी बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम तो एग्रीमेंट बनाएंगे ही नहीं या नहीं रखेंगे। देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रखते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स वो भूल जाते हैं, या कुछ पॉइंट्स पे उनका डिस्कशन यानी कि शॉर्ट आउट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं बन पाता। तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये चीज ध्यान रखें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि कुछ पॉइंट में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट नहीं बनाते। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, यानी आपस में किस रेशियो में बांटेंगे फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चलो हम देख लेंगे, फ्यूचर में बांट लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट में ना तो उन्होंने मेंशन किया और ना ही उसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट बनाया। किसके रिगार्डिंग? प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर किया जाना है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर आपके डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, बराबर बराबर। बात समझ में आ गई आपको? means if the partnership itself does not clarify about the distribution of profit among the partners, in which ratio they will distribute the amount of profit, then it should be equal. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दूसरा, अगर देखो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, हर एक के बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के बारे में बोल दिया, उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन यानी कि किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, बाकी सबका एग्रीमेंट तो बनाया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या तो भूल गए या उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया, देख लेंगे। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको देना था तो यू शुड हैव टू मेंशन इनटू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट में नहीं आपने मेंशन किया है तो पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, अगर आपको चार्ज करना था तो यू शुड हैव टू मेंटेन और मेंशन इट टू द इनटू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आपने मेंशन करना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है तो आप ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं पार्टनर से और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को इन एडिशन ऑफ देयर कैपिटल यानी कैपिटल के अलावा फर्म को क्या देता है, फर्म किसे बोलते हैं, फर्म पार्टनर्स के जो दो या दो से पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम फर्म बोलते हैं, ठीक है, वो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस चलेगा उसे फर्म बोलते हैं। तो लोन और एडवांस के रूप में अगर कोई पैसा देता है लेकिन उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, देखो मान लिया जाए पार्टनर्स ने ए और बी पार्टनर थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, दोनों ने कैपिटल दी अपनी अपनी 1-1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन बाद में फर्म को थोड़ी जरूरत पड़ी, बी के पास पैसा पड़ा हुआ था, बी ने कहा कि चलो मेरे पास 50,000 रुपए एक्स्ट्रा तो पड़े हुए हैं, जरूरत है तो आप ले लो, लेकिन वो कैपिटल के रूप में नहीं दिया जाएगा, इन एडिशन अतिरिक्त, तो उसने कहा कि एडवांस के रूप में मैं आपको दे देता हूं या लोन के रूप में दे देता हूं। तो कैपिटल तो दोनों की 1-1 लाख रुपए ही रहेगी, लेकिन बी ने फर्म को कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए जी, बी ने फर्म को दिए ₹50,000 एज एन एडवांस। अब इस एडवांस पर बी एक्सपेक्ट करता है कि फर्म उसको कुछ ना कुछ पैसा दे,
इंटरेस्ट के रूप में, यानी कि कुछ अर्निंग हो, तो इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट कहता है, अगर पार्टनर्स ने ऐसा कुछ एग्रीमेंट बनाया है कि अगर कोई पार्टनर लोन या एडवांस देता है तो उस पर 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 12% देंगे, 4% बोलेगा तो 4% देंगे, 5% बोलेगा तो 5% देंगे, मतलब एग्रीमेंट में जितना परसेंट बोला होगा उतना ही हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे इन केस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस मेंशन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है रेट इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो उसी रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस के रिगार्डिंग, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6% पर एनम, सॉरी पर एनम, पर एनम का मतलब था वार्षिक, 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 6% किस पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो, एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में अलग है। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो कितना परसेंट, 6% पर एनम। मेरे को लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में कई सारे कंटेंट हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट केवल कुछ जरूरी एग्रीमेंट्स के ना होने पर ही इनको फॉलो कराता है। तो लास्ट क्या है, रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स। सपोज करिएगा कि अगर कोई पार्टनर ऐसे हों जो कि पार्टनरशिप में पार्टनर के अलावा एडिशनल प्रोफेशनल वर्क भी करते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई पार्टनर है बी या ए, वो अकाउंटेंट है, तो ए और बी ने सोचा कि भाई हमें अकाउंटेंट हायर करने की जरूरत ही क्या है, ए काम कर लेगा। तो ए अपनी एक्स्ट्रा क्वालिटी एबिलिटी किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। तो अगर वो दे रहा है फर्म को, तो उसके रिगार्डिंग उसे रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी वगैरह भी तो मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो उसे हम एज पर एग्रीमेंट ही पेमेंट करेंगे। तो मतलब क्या है इसका, पार्टनरशिप ने यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को अपनी एबिलिटी के बेसिस पर कोई काम करता है तो उस बेसिस पर क्या उसे रेम्युनरेशन दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, तो हम उसी अकॉर्डिंग वो रेम्युनरेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स के रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आई एम सॉरी, उसको कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, भले ही वो काम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। भले ही वो मैनेजर है और मैनेजर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अगर मैनेजर को अपॉइंट करते तो सैलरी देनी पड़ती, लेकिन पार्टनर है, वो मैनेजर का काम कर रहा है लेकिन उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं था। तो इन 4 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड इनके रिगार्डिंग साइलेंट रहती है तो ये रूल्स फॉलो होते हैं इन 4 पॉइंट्स के रिगार्डिंग। बाकी के पॉइंट्स में ये इंसिस्ट नहीं करता पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन इसके रिगार्डिंग होता है। जैसे कभी कभार क्वेश्चन क्या आता है, देखिएगा एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एक एग्जांपल देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, द एंड, क्वेश्चन एंड। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बताइए पार्टनर्स किस रेशियो के प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या क्वेश्चन वाले ने बोला कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? नहीं है। तो इटसेल्फ इट डिस्क्लोज, यानी कि ए और बी पार्टनर हैं और क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, तो हम उसे क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसके आगे की प्रोसेस में होगा। कौन सी आगे की प्रोसेस में? ये आपने आज देखा रिलेशनशिप, आज क्या देखा, रिलेशन। वो रिलेशन क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और
रिटन भी हो सकता है बट मस्ट बी रिटन, और जब ये एग्रीमेंट रिटन होगा तो उसे बोलेंगे डीड। तो एग्रीमेंट की बातों को अच्छे से मेंशन करना चाहिए, और अगर मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ क्लॉजेस को फॉलो कराता है, लेकिन वो कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनमें वो अपने रूल्स फॉलो होते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग एंड रेमुनेशन टू द पार्टनर्स के रिगार्डिंग। तो इनके रिगार्डिंग अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये रूल हमने फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज कंडीशन पहले जैसी रहेंगी एज पर द एग्रीमेंट। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्रीमेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर ही आएगा इस टॉपिक से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी की कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एग्रीमेंट, वो हमने देख लिया रिलेशन के रूप में। बाकी के जो रेड नोट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप यू ऑल आर डूइंग वेल and you will perform better by this video. God bless you.